नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में असां अवां खे भलीकार। नाज़रीन, सियासत ते तमामु घणी ॻाल्हि, चूंडनि ते ख़ासि तौर ते तमामु घणी ॻाल्हि थिए पई। नॉमिनेशन पेपर्स जो सिलसिलो जारी आहे, रिजेक्ट बि थियनि पिया, अचनि बि पिया। साल अॼु पूरो थी वियो असांजो, अॼु 31 डिसंबर ते 2023 साल पूरो थींदो। ऐं इन साल में जेका एग्री आहिनि सभु हिन ॻाल्हि ते, उहा आहे त पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल तमामु ख़राबु रही ऐं उन में कुझु थोरो चाढ़ो आयो त इन्फ्लेशन खे थोरो कंट्रोल कयो वियो आहे। ऐं उन खां अलावा नई इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि थिए पई, पर इहे सभु शयूं अञा कार्ड्स ते आहिनि, पर मईशत जी सूरत हाल अञा बि उन तरीक़े सां न आहे बहितर थी सघी। मुख़्तलिफ़ नंबर्स आहिनि, तव्हांखे मां उन अंगनि अखरनि में नथो विझणु चाहियां, पर नयूं हुकूमतूं अचनि पियूं। नई हुकूमत जेका बि ईंदी उहो मुआशी मॉडल खे केॾांहुं खणी वेंदा, पाकिस्तान जे मईशत खे केॾांहुं खणी वेंदा, उन्हनि वटि छा प्लान्स आहिनि। असां बेसिकली अॼु असांजे प्रोग्राम में घणे भाङे इन खे फोकस करण वारा आहियूं ऐं इन ते प्रोग्राम में हिन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूं दावत ॾिनी आहे पंहिंजे प्रोग्राम में नामियार इक़्तिसादी माहिर ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ख़ालिक़नि मंझि आहिनि, जिन्हनि खे डिज़ाइन कयो, इन स्ट्रक्चर खे डिज़ाइन कयो ऐं इनखे सपोर्ट कयो। छाकाणि सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स हाणे सॼी दुनिया में फोकस थी वियो आहे टारगेटेड सब्सिडीज़ जो, त हेॾे होॾे शयूं करण जे बजाए टारगेट कयो। आलमी मालियाती इदारा बि चवनि पिया, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बि चवनि पियूं। त उन हवाले सां डॉक्टर कैसर बंगाली साहब प्रो पीपल अप्रोच के हवाले से मशहूर हैं, उन्होंने खबर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे, चर्चा बड़ा है वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो फेल हो चुका है और ये अब काम नहीं करेगा अगर आप इसको इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे। वर्ल्ड बैंक को तो अब ख्याल आया, हम 30 साल से ये कह रहे हैं और 30 साल से हमारा वर्ल्ड बैंक से झगड़ा है इसी बात पे, और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल का अरसा ले लें, वो जो जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज़ का अरसा है, उसमें सारे वर्ल्ड बैंक के चहीते बैठे हुए थे, बाहर से ला के बिठाए थे, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स जी। तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये मॉडल पाकिस्तान को तबाह करेगा, और सिर्फ ज़बानी नहीं कहते थे, हमारी एम्पिरिकल रिपोर्ट से, डेटा की बुनियाद पे, गवर्नमेंट के डेटा की बुनियाद पे एनालिसिस करके हम रिपोर्ट शाया करते थे कि ये जो डायरेक्शन मईशत ले रहा है ये तबाही की तरफ ले जाएगा, और बहुत बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है। पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था कोई, एक बेच, लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन उस वक्त बेचा गया सारा कि ये बस मौशी मॉडल चलेगा, हम प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान को ले जाएंगे। अब आके कहते हैं कि ये तो फेल हो चुका है, ये तो नहीं चलेगा सर। देखिए, वर्ल्ड बैंक की ये हिस्ट्री है। वर्ल्ड बैंक ने जो शुरू में पाकिस्तान को और बाकी मुल्कों को 1960s में कहा कि आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, उससे मसाइल पैदा होते चले गए। एक हद तक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जायज़ होता है, लेकिन वो टोटल की तरफ चले गए। उसमें इंपोर्ट कंट्रोल्स उस तरह के थे कि चंद लोग सिर्फ इंपोर्ट करके लाइसेंस बेच के पैसा बनाते थे, काम कोई नहीं करते थे, इंपोर्ट लाइसेंस लेके बनाते थे। कोरिया ने वर्ल्ड बैंक की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा जी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब वो कामयाब हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने उसको अडॉप्ट कर लिया। दुनिया भर को कहने लगे, हाथ मरोड़ के नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन करो जी। 1990s में पाकिस्तान और बाकी दुनिया में ये लेकर आए सोशल एक्शन प्रोग्राम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी चला, उसके बड़े फेजेस थे 1 2 3। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में रहता था, मेरे बहुत तल्ख बातचीत हुई है उनसे, कुछ एम्बेसडर्स से। मैं कहता था ये डिज़ास्टर क्रिएट करेगा, ऐसे नहीं होता। तो कहा गया कि मेरे जैसे लोग हमेशा डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ रहे। अच्छा, एंटी डेवलपमेंट हो गया अब। फिर ये लेकर आए, जब सैप SAP का फैशन चला गया तो फिर ये लेकर आए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, PPRP, और वो माइक्रो फाइनेंस में चलेगा जी। PPRP भी पूरी दुनिया में उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ में फोर्स किया, पाकिस्तान को खूब पैसे दिए, ये प्लानिंग कमीशन ने पूरी रिपोर्ट बनाई। ऑल दैट इज़ हिस्ट्री। सो ये वर्ल्ड बैंक का तरीका है, एक फैशनेबल स्लोगन लेकर आते हैं, उस पर कर्ज़ा देते हैं, क्योंकि ये बैंक जो होता है हमेशा दुकान होती है कर्ज़ा देने की। ये माहौल पैदा करते हैं कर्ज़ा देने का, कर्ज़ा देते हैं,
प्रोग्राम अगर फेल भी हो गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ा, कर्जा तो उन्होंने वापस लेने ही लेना है सूद के साथ, पैसे तो देने ही देने। और ये तो लेकिन सर हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, चलो उन्होंने तो प्लान दे दिया, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं जी प्रपोजल तो आपकी तरफ से बन के आया था, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लोग बना के हमें देते हैं, PC1 की सूरत में एक डिटेल्ड उसकी तैयारी होती है, उस पर साइन आपके होते हैं, रिक्वेस्ट वहीं से आती है, वहाँ से आती है, हम उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, पैसे दे देते हैं। देखिए स्कीम गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन ये सारा प्रोग्राम डोनर ड्रिवन है। उसमें जो हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट ये कि डॉलर आ रहा है, आने तो जैसा भी आए, तो एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं जी कि पैसे। और जो मेरे जैसे कंसल्टेंट्स हैं वो भी उनकी वाह करते हैं, इसलिए कि हमें भी डॉलर आ रहा है तो आने दो, क्या हर्ज है। इंडिविजुअल को भी आता है, सरकार को भी आता है, तो ये सब मिल के जी काम करते हैं। और थ्रू आउट लास्ट 20 ईयर्स तो बहुत शिद्दत से इन्होंने पैसे बनाए सब ने, और हुकूमत ने भी, और वो सरकारी अफसर फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स और कॉमर्स के जो मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं, जो इनके एजेंडा को प्रमोट करते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद इनको कंसल्टेंसीज मिलती है बाद में। ये कोई अगर ट्रैक करे ना इनको कि पिछले 30 साल में जो सेक्रेटरीज़ इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ की सेक्रेटरीज रिटायर हुए हैं, उनको कितने को कितनी कंसल्टेंसी मिली है पोस्ट रिटायरमेंट, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। ये बहुत लोग हैं, नाम भी बताएं बहुत सारे। जी नाम भी पता है। डॉक्टर साहब, गुर्बत में इजाफा, कंटिन्यू पैसे आए बहुत सारे, आपने खुद बताया बहुत सारे प्लान्स हैं। पावर्टी आपकी अभी ऑफिशियल फिगर्स है वो 20-21% से चली गई 38-39% पर, लेकिन ये तो रियल फिगर नहीं है। अगर रियल पावर्टी देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो 60-70% प्लस है, और खासतौर से सिंध बलूचिस्तान में तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। तो इतना इनपुट होने, माइक्रो फाइनेंस पे कर्जे दिए जा रहे हैं, और भी चीज़ें हो रही हैं पावर्टी। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि इसका सबब एक डिजास्टर्स जो पिछले आए हैं, इनका भी रीज़न है कि पावर्टी ऊपर चली गई है। तो रूरल पावर्टी तो बहुत आगे बहुत ऊपर चली गई है। देखिए 75 साल हो गए पाकिस्तान को, उसमें अगर हम गुर्बत कम नहीं कर सके, ख्वानदगी की शरह बढ़ा नहीं सके, बच्चों की और मदर्स की अमवात की शरह गिरा नहीं सके, न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव नहीं कर सके, ये सिर्फ दानिस्ता हो सकता है। न्यूट्रिशन की सूरत बहुत खराब है सर। पैसों की कमी नहीं है, ये तो इरादा ही नहीं है हुक्मरानों का कि इन चीज़ों पे तवज्जो दे, और इन हुक्मरानों को सपोर्ट मिलती है गैर मुल्की कर्जा देने वाले इदारों को की, उनकी दुकान चल रही है, इनकी भी चल रही है। लेकिन सर यही काम कोई अच्छा प्रपोजल भेजने से हो सकता है। अच्छा प्रपोजल दे, जरूर कर्जा ले, लेकिन अच्छी चीज प्रपोजल उधर से आता है, प्रपोजल हमारा नहीं आता। तो क्यों हमारे पास वो माइंड्स ही नहीं है, वो जो बैठे हुए हैं इन अच्छी मिनिस्ट्रीज में, अच्छे होते, जिनके पास माइंड है उनको उन्होंने बाहर रखा हुआ है। माइंड की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो पैसे ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको अच्छी तवज्जो मतलब प्रपोजल देंगे, अच्छी प्लानिंग करके देंगे, लेकिन जो तबका हुकूमत कर रहा है उनके इंटरेस्ट की बात नहीं है, उनके मफाद में नहीं जाता उन चीज़ों को करना। इसमें सर डॉक्टर साहब मैं और भी बात करता हूँ कि अब ये जो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग है टुवर्ड्स इकोनॉमी, उस पर भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ और होने जा रही है। मार्च में IMF का डेलीगेशन आ रहा है, और वो हमारा जो भी पैकेज है वो अनाउंस करेंगे। बड़े अच्छे नंबर्स, बड़े अच्छे उनके लिए आ रहे हैं कि जी आपने रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा कलेक्ट कर लिया है, और हमारे जो जितने भी टारगेट्स थे आपने अचीव कर लिए। तो कल लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा सख्त आने जा रहा है IMF का इस दफ़ा जो कंडीशन है मजीद, उसमें 2-3 चीज़ें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं रियल इस्टेट, रिटेल एंड एग्रीकल्चर, इन तीनों पर आपको गिरफ्त लेनी होगी, और उस पर टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। GDP का जो 10% के करीब हमारा है टैक्स रेशो, उसको 12-13 पे ले जाए। कागज़ पे ले जाना तो बहुत आसान है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर हो चुकी है स्ट्रक्चरली कि कैपेसिटी नहीं है मज़ीद टैक्स जनरेट करने की। आप टैक्स बढ़ाएंगे वो सेक्टर बंद हो जाए। वो हमने कारखाने को देखा हुआ है। पिछले साल 2008 में मैं फेडरल गवर्नमेंट में था, जिस वक्त BISP डिज़ाइन कर रहा था। नवीद कमर फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो बजट पेश करने गए, मैं अपने कमरे में TV पे देख रहा था उनकी स्पीच। उन्होंने 15 से 16% कर दिया GST। जी ठीक है।
जैसे वो वापस आए, हमारा दफ्तर साथ साथ था, मैंने उनको कहा कि ये आपने गलत फ़ैसला किया है, इंडस्ट्रीज़ बंद होगी। और हमारे अपने रिश्तेदार की शाम को एक फ़ोन आया, उसने कहा मैं कल से अपना कारखाना बंद कर रहा हूँ, यही प्रोडक्ट मैं चाइना से इंपोर्ट करके बेचूंगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसने कारखाना बंद कर दिया। ओके। तो जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे उतनी मईशत सुखड़ेगी। और ये फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक कोई उठा ले कि जब मईशत रिसेशन में होती है आप टैक्स कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। पाकिस्तान का मसला रेवेन्यू नहीं है, पाकिस्तान का मसला अखराजात है, अखराजात कम करना है। और ये नारा तो ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे। 15% आप बात कर रहे हैं, अब तो गुड्स पर 18% पे चले गए हैं जीएसटी। चला दें, लेकिन जब कारखाने बंद हो जाएंगे तो जो 15% जीएसटी दे रहे हैं वो फिर ज़ीरो पे आ जाएंगे, क्योंकि कारखाना ही बंद हो गया ना जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये फिर कैसे इसको, अच्छा रियल इस्टेट में तो चोरी बहुत हो रही है, उसमें तो है चोरी बहुत ज़्यादा। रियल इस्टेट में कहते हैं कि कम से कम भी 500 बिलियन से 1000 बिलियन का स्पेस सिर्फ कुछ इनिशिएटिव से हो जाएगा। रियल इस्टेट पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की ज़रूरत है। वो ये है कि मैं अगर आपसे एक प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ 5 करोड़ का, उसको मैं रजिस्टर कराता हूँ 5 लाख में, ठीक है। एक ऐसा कानून आ जाए कि ये ट्रांजैक्शन वेबसाइट पे चला जाए और 20 वर्किंग डे के लिए वो वेबसाइट पे रहे, वो ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं हो सकता जब 20 दिन तक। और इस 20 दिन में थर्ड पार्टी मुझे 20% एडिशनल ऑफ़र करे तो मुझे लाजमी उस थर्ड पार्टी को बेचना पड़ेगा। तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख में रजिस्टर की और मुझे 6 लाख की बेचनी पड़ेगी लाजमी, तो मैं उसको अंडर इनवॉइस नहीं करूँगा। जब आप इसकी अंडर इनवॉइसिंग ख़त्म कर देंगे तो ये जो पूरा गंद है रियल इस्टेट का, जिसने रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट, इसने एक सट्टे बाज़ार बेसिकली सट्टा बाजार इकोनॉमी बनाई हुई है, कसिनो इकोनॉमी बनाई हुई है, ये कंट्रोल होगा। यही चीज़ वहाँ, यही चीज़ इंपोर्ट में करने की ज़रूरत है कि मैं एक कलम है जो $1 की है, मैं 25 सेंट में उसको इंपोर्ट करता हूँ, उसकी इन्वॉइसिंग कोई 30 सेंट में ख़रीद सकता है कंपलसरी। ये राइट ऑफ फर्स्ट परचेज कहलाता है, ये लॉ है, कई मुल्कों में है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो ये आप कर दें, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो डॉक्टर साहब आपके इल्म में होगा कि पेशावर में एक बैंक में पाकिस्तान की तारीख में 42 बिलियन रुपीस कैश जमा करवाए गए, और कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाद में पता चला वो सोलर जो उन्होंने इंपोर्ट करने थे उस पर उन्होंने पैसा बनाया था 42, और उसका कोई बाद में पूछा नहीं किसी ने क्या। तो ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो सही से सारे सिस्टम हमारे सिस्टम नहीं है, सिस्टम उस वक्त होगा जब आप, ये है कि आप एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आप अपने डिक्लेयर करें कि मैं ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ या ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, ये उसकी प्राइस है। कोई थर्ड पार्टी मुझे 20% ज़्यादा देने को तैयार है, दे दे, कोई उसको अंडर इनवॉइस नहीं, ना इंपोर्ट अंडर इनवॉइस करेगा, ना प्रॉपर्टी अंडर इनवॉइस करेगा। जब ये अंडर इनवॉइसिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये ब्लैक मार्केट की पूरी इकोनॉमी ड्राई अप हो जाएगी। तो लेकिन सर देखिए, आपको डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ जी। अफगानिस्तान में हमारी, जब बाद में पता चला कि वो 2-2.5 बिलियन की डॉलर्स की हमारी उड़ी थी, बाद में पता चला कि $8 बिलियन डॉक्यूमेंट्स में उसके हुए हैं, यहाँ से जो वाया पाकिस्तान जाता है ट्रेड। चाइना ने भी इस पर एतराज किया। ये तो बहुत पुराना मसला है, इसको अभी जाके उन्होंने डिटेक्ट किया। जो ये तो पब्लिश डेटा है, कई लोगों ने काम किया है कि हमारे ट्रेड फिगर्स और उस मुल्क के ट्रेड फिगर्स मैच नहीं करते। वो चाइना लिखता है कि हमने $20 करोड़ का एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हमारी रिकॉर्ड कह रहा है कि जी 12 करोड़ किया, तो 8 करोड़ कहाँ गए? ये पुराना मसला है, लेकिन ये आप इसको बहुत आराम से मिनिमाइज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। सिर्फ इसमें कानून कोई ऐसी चीज जरूरत, मतलब ये कानून बना दे कि आप कोई इंपोर्ट, आप एलसी खोलेंगे फौरन वो वेबसाइट पे चला जाएगा। मैं एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आपके साथ करना चाहता हूँ, वो रजिस्टर ही नहीं होगा 20 दिन से पहले। वो सर फाइलें एक दूसरे को बेचते हैं, वो कैश पे चलता है सर। इस पर हम बात करें डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर आते हैं वापस। नाज़रीन ब्रेक वठूंगा। डॉक्टर साहब तो काफ़ी अहिड़ा मेजर्स आहिनि जेके रुगो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी फ़ैसिला थियनि, काफ़ी शयूं ठीक थी वेंदियूं, इन जे लाइ को वॾी का साइंस जी ज़रूरत कोन्हे। ब्रेक खां पोइ डॉक्टर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं।
नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब हमारी बातचीत जारी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे जो बड़ा इस वक्त डिबेट में भी है, और वो डिबेट में ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया है कि 17 वफाक से वजारतें ख़त्म हो जाएंगी और उसके 300 अरब रुपए की बचत होगी और 300 अरब रुपए हम सूबों पर खर्च करेंगे। तो ये बात तो अच्छी है कि 17 वजारतें वहाँ जो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आप उस इस्लामाबाद में थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, आप NFC के मेंबर भी थे उस वक्त, और आपने सब चीज़ें अपने सामने होती देखी हैं। ये क्यों नहीं हो सका? ये 17 वजारतें क्यों रख के बैठ गए वो लोग? लेकिन मैं NFC का मेंबर था और सिंध की नुमाइंदगी करता था, और जिस वक्त और एट द सेम टाइम जब NFC की मीटिंग्स हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की भी मीटिंग्स हो रही थी जिसकी सदारत रज़ा रब्बानी करते थे, और हाजी अदील जो सेनेटर थे उस वक्त और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे थे NFC में। सो एक हमारा कॉमन लिंक था, तो उनके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। ये उन्होंने ही बताया था कि तय हो चुका है कि कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश हो जाएगी। कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स हुआ करते थे, उसमें से 40 के करीब जो है वो सूबों को चले जाएंगे। उसी बुनियाद पे ये तय हुआ कि अब सूबों का शेयर बढ़ना चाहिए, इनका खर्चा जो होगा ज़ाहिर है वो सूबों को चला जाए होगा जी। ये हो गया, NFC साइन हो गया, खर्चा कम नहीं हुआ वफाक का, चूँकि उन्होंने वो मिनिस्ट्री अबॉलिश नहीं की, तो अब डुप्लीकेशन है। तो ये तो बहुत पुराना एक कॉमन सेंस डिसीशन होगा कि इसको अबॉलिश करे, और मैं समझता हूँ कि अगर ये डिमांड आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये बहुत अच्छा है। ये तो मेरा पुराना स्टैंड है कि पाकिस्तान की जो फिस्कल क्राइसिस का हल है वो एक्सपेंडिचर कम करना है और इंपोर्ट कम करना है। तो ये पहली दफ़ा एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने यह स्टैंड लिया है, बहुत खुशाइन बात है। कैसे होता है ये आगे की बात है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे आ गया है कि एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और ये वजारतें अबॉलिश होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के एक डायरेक्टिव से हो जाएगा, इसमें कोई कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में कहेंगे इसको चेंज कर दें, वो 17 खत्म। पैसे इसके आएंगे कि नहीं आएंगे सूबों के पास, ये सवाल है सर बड़ा। देखिए ये गवर्नमेंट तो देने को तैयार नहीं होगी, पैसे नहीं। बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे सूबों के पास आए। वफाक के अगर पैसे बचते हैं तो सूबों को तो NFC के फार्मूला के तहत पैसे मिलेंगे, वो कहीं से कहीं ट्रिकल डाउन होगा। ट्रिकल डाउन तो होगा, लेकिन ये कि जो कर्जा लेते हैं हम डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, शायद वो कर्जा कम लेना पड़ेगा, तो फिर स्पेस मिल जाएगा, वो थोड़ा बहुत स्पेस मिलती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब ये तो अब चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा डिमांड भी है और उस पर लगता है कि सब राजी भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी इस मरतबा चाहती है कि जी ले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब BSP के साथ भी आप कम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी समरी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि BSP का जो मेजर प्रोग्राम है वो तो चलता रहे, कफालत स्कीम वाला, लेकिन बाकी जो एसोसिएटेड प्रोग्राम है वो सूबों को भेज दें, उनको कहें जी आप खुद ही इसको फंड करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मैं ये एसोसिएटेड प्रोग्राम्स के शुरू से मुखालिफ रहा हूँ, क्योंकि जिस इदारे का जो काम है वो करे। BISP का काम कैश ट्रांसफ़र्स, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, वही करे। BISP का काम तालीम को फ़रोग़ देना नहीं है, BISP का काम सेहत बेहतर करना नहीं है, BISP का काम मेल न्यूट्रिशन को करना नहीं है, BISP का काम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना नहीं है, कर्ज हसन देना नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की है जो इनका काम नहीं है। तो ये हमने ही प्रपोज़ किया है कि BISP ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं सूबों के हवाले कर दें। BSP करने को तैयार है, आप बोर्ड में भी हैं। और ये इन मेनी वेज फाइनल फैसले तो गवर्नमेंट के होते हैं, बोर्ड में हम इश्यूज रेस करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन सर ये एसोसिएटेड प्रोग्राम भी जाएंगे तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट को कोई 80-100 बिलियन का तो मिलेगा स्पेस थोड़ा बहुत ही। जी हम ये स्पेस फेडरल गवर्नमेंट को तो नहीं मिलेगा, ये स्पेस तो मिलेगा BISP को। तो या तो BISP नंबर्स बढ़ा दें जिनको ये मदद करते हैं, उनका जो स्कोर कार्ड है वो फिर बढ़ा दें, या से कहीं ले जाएंगे 52 पर, या अमाउंट बढ़ा दें। अभी 2300 रुपये पर मंथ अबाउट देते हैं, तो चलो आप बढ़ा दें, 2500 कर दें, 2500 कर दें, अगर स्पेस है आपके पास। तो ये फ़ायदा होगा। मेरा अपना व्यू ये है कि इस वक्त पैसे बढ़ाने के बजाय नंबर्स बढ़ा दें।
ज़्यादा लोग नेट में आ जाएंगे, हाँ। सिस्टम में आ जाएंगे, और आपके बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है। रूरल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर जी, अर्बन में भी है। अर्बन में जो रूरल में गुर्बत होती है ना, वो थोड़ी उसको एक कुशन मिलता है जॉइंट फैमिली सिस्टम से। जी, शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। मेरा अभी भी बच्चे हैं, अगर उसकी जॉब चली गई तो घर में फाके है। और मैं ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जानता हूँ कराची में जिनके घर खाने को पैसे नहीं है। जी, बिल्कुल, खर्चे इतने हैं और उसके अलावा नहीं, तनख्वाह नहीं है ना, तनख्वाह ज़ीरो हो गई। तनख्वाह वाहिद सोर्स था उनके इनकम का। घर में गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल तो छोड़े, बस का किराए का पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने ये बड़ी अच्छी बात है कि शहर के जो मिडिल क्लास है बेचारे, तो वाइट कॉलर हैं, कहीं लाइन में नहीं खड़े हो सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और फिर बड़े समाजी मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। इन लोगों को, अर्बन सेंटर्स के लोगों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी क्यों ना हो, उनको कैसे सोशल सेफ्टी नेट में शामिल करें? नहीं, सोशल सेफ्टी नेट जो BISP का प्रोग्राम है उसमें अर्बन रूरल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। उन्होंने जो स्कोर बनाया है उसके नीचे जो भी है, चाहे वो शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, उनको सपोर्ट मिलेगी। तो ये स्कोर बढ़ा दें तो शायद ज़्यादा लोग आ जाएंगे, उसमें कुछ शहर के लोग भी आ जाएंगे और गांव के लोग भी आ जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात होती है हमेशा कि जी, एक दफ़ा बीच में एक प्रोग्राम भी आया था कि जी जो पेट्रोल, बाइक के लिए पेट्रोल देने की बात, लेकिन वो फिजिबल हो नहीं सका। वो फिजिबल हो सकता है, अगर करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि नादरा की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। मैं नादरा के बोर्ड पे भी रहा हूँ, और नादरा एक ऐसा इदारा है जिससे यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें भी मदद लेती है कभी कभी उनको कोई चीज़ करनी होती है। तो अभी सोमालिया का पूरा नादरा का निज़ाम हमारे नादरा ने बनाया, वो शनाख्ती कार्ड का निज़ाम। और सोमालिया काफ़ी बेहतर जा रहा है, काफ़ी उसके तो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। नादरा के पास कैपेसिटी है। नादरा को अगर हम ये दे दें, उसमें इश्यूज़ हैं। इशू सबसे बड़ा ये है कि मुझे बताया गया है कि आधे से ज़्यादा जो मोटर बाइक्स है वो उनके नाम नहीं है जो चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो हर शख्स चाहेगा कि मैं अपने नाम पे करवाऊं, और ताकि मुझे ये 2000 रुपये, 1000 के पास रिकॉर्ड भी आएगा मोटरसाइकिल का, और थोड़े बहुत टैक्स के भी पैसे आएंगे। आपने डॉक्टर साहब बड़ी आप एक इस पाकिस्तान में इस BISP के सिस्टम में ये जो सोशल सेफ्टी सपोर्ट है, इसमें आप शुरू से रहे, तो आपने बहुत सारे सिस्टम्स देखे। पहले आपने वो पासपोर्ट वाले सिस्टम की, पहले फॉर्म आता था, फॉर्म पे फिल करते थे, फिर नादरा ने फिल्टर लगाना शुरू किए, तो अब तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं कि आपको डेटा मिल जाता है। डेटा का तो प्रॉब्लम है अपनी जगह पर सर, डेटा कभी मुकम्मल नहीं होता, जो भी है वो कम है। इट्स लाइक अ ग्लास हाफ फुल। लेकिन जो इस वक्त नादरा के पास डेटा है बहुत अच्छा है। हमें NTN नंबर की ज़रूरत नहीं है, NIC भी कर दें, NIC के ज़रिए है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर की ज़रूरत नहीं है, NIC के ज़रिए आप पता कर लेंगे इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। आप NIC के ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं कि इस शख्स का किसी बैंक में अकाउंट है या नहीं है, वो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, कहाँ हो रही है। NIC के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है। तो डेटा बहुत है, इसी डेटा पे आपको बहुत कुछ हो सकता है, जो भी हो सकता है। और ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जो सोशल सेफ्टी नेट्स के हैं, उस पर आ सकते हैं। लेकिन जब हमने काम शुरू किया BISP डिज़ाइन करने का, तो सबसे पहले हमने बैतुल माल को देखा, ज़कात को देखा। उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले लिस्टें बनाते हैं लोकल। ज़कात तो वो मस्जिद के इमाम को दे दिया गया है, वो जिसको चाहे दे दे जिसको। तो वो हमने पूरी स्टडी की है उसके ऊपर। तो चूँकि पैसे कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो एक कहते हैं अच्छा इस महीने आप ले लें, उस महीने आप ले लें। एक कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं, वो मैन्युअल चलता है सारा वो। तो जी BISP इज़ अ सिस्टम। हमने फिर नादरा को स्टडी किया, नादरा का हमने देखा। उस वक्त नादरा के जो चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर, नाम इस वक्त भूल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे, कॉम्पिटेंट एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। नादरा के जो उस वक्त चेयरमैन थे उनके साथ हमने, और नादरा का स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट, उनके साथ बैठ के पूरा बनाया। तो BISP, तो उसमें आप देखें BISP में कोई स्कैंडल नहीं आया, सिर्फ एक आया था, और वो भी इसलिए कि उसका जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम वर्ल्ड बैंक ने चेंज किया था, उसमें एक स्कैंडल आया। लेकिन जो हमने डिज़ाइन किया था उसमें आज तक कोई स्कैंडल नहीं। बहुत अच्छा, उसमें तो इसके सिस्टम बहुत अच्छे हैं, और बहुत इसमें लीकेज भी कोई इतनी नहीं है जितनी होती है। वो थोड़ा सा ग्राउंड पे होता है कि ख़वातीन को पैसे मिलने के हवाले से, वो तो लोकलाइज्ड है, वो तो
उसको भी ठीक कह सकता है वो कि उस पर इस वक्त, चूंकि मैं बोर्ड पे हूँ BISP के, इस वक्त BISP के एजेंडा पे नंबर 1 आइटम यही है कि वो उस लेवल पे कैसे हम ठीक करें, ये हम इस वक्त काम कर रहे हैं। उस पर काफ़ी बेहतरी भी आई है, काफ़ी चेंजेस हुई हैं तो बेहतरी आई है। चलिए डॉक्टर साहब, इस पर ही हम बात करते हैं। सोशल सेफ्टी का चलें, ठीक है, बहुत है। पीपल्स पार्टी ने जो अभी मंशूर दिया है अपना 10 नुकाती, उसमें 50% जो ज़्यादातर है वो सोशल सेफ्टी नेट की बात हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी की जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, उससे ये तो बड़ा अच्छा है। मजदूर, सेहत और यूथ और सब चीज़ें, आप समझते हैं कि ये इस BISP के सिस्टम के थ्रू ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये पैसे जो है लोगों को मिले और टारगेटेड सब्सिडी जिसको कहा जाता है वो मिले? देखना है कौन सा प्रोग्राम किस तरह का है, लेकिन हर प्रोग्राम को BISP के ज़रिए देना ज़रूरी नहीं है। BISP को आप ओवरलोड करेंगे तो मेन प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। मेन प्रोग्राम को ख़राब ना करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे आपको 90 लाख फैमिलीज़ को पैसे मिल रहे हैं और हम मुस्तकिल इसको, मैं जब से डिज़ाइन किया उसको ट्रैक कर रहे हैं। लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा है, तो इसको तो डिस्टर्ब ना होने दें। जो भी आपका प्रोग्राम चलाना है, नादरा का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, BISP का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होने चाहिए, वो अलग चले। लेकिन ये प्रोविंस इस पर लीड लें थोड़ा सा, और प्रोविंसेस को चलाना चाहिए प्रोग्राम। BISP तो प्रोविंस को नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मैं बाकी प्रोग्राम जो अभी अनाउंस हो रहे हैं और आ रहे हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट चला सकते हैं। प्रोविंस को कोई नहीं रोकता। इनफैक्ट मैं जब बलूचिस्तान में था, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आपकी आबादी इतनी कम है कि इतना पोर्शन आप बजट का निकाल दें तो इंटायर बलूचिस्तान पॉपुलेशन इंक्लूडिंग योरसेल्फ 1000 रुपये महीना दे सकते हैं। सर 100% पॉपुलेशन 100% को दे सकते हैं। उसमें टारगेटिंग का मसला ही नहीं है कि कौन किसको सेलेक्ट करना, किसको नहीं करना, कौन गरीब है अमीर है, वो चक्कर नहीं होगा, सबको 1000 रुपये दे दें। ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिक इनकम का, आपको पता है कनाडा में जो 60 ईयर्स क्रॉस करते हैं उनको $500 महीना मिलना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिक, चाहे मिलियनर हो, हाँ, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो बड़ा स्ट्रांग है। तो मैंने डॉक्टर मालिक से कहा कि आबादी बहुत कम है, पैसे बहुत कम। मैंने हिसाब बना के पूरा बजट बना के दिया था। मैंने कहा कि जी ये कर दें आप, सबको 1000 रुपये दे दें, आप भी ले लें 1000 रुपये। तो ये पॉसिबिलिटी, मैं डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लूँ, उस पर सब बात को कंटिन्यू कर देना। ब्रेक पीपल्स पार्टी जेके अनाउंस कया आहिनि प्रोग्राम्स सोशल सेफ्टी जा ख़ास तौर ते, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर कैसर बंगाली सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रोग्राम चलेंगे और आपने बताया कि सिस्टम्स हैं, ये किया जा सकता है। स्पेस है इतना, हमारे पास पैसे हो जाएंगे कि आपने यूथ कार्ड भी देने हैं, आपने एग्रीकल्चर कार्ड भी देने हैं, आपने मजदूर कार्ड भी देने हैं, आपने और बहुत सारी चीज़ें जो पीपल्स पार्टी, फिजिकल स्पेस है सिंध के पास इतना, अगर सिंध के मॉडल को ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी मेरा ख्याल एक एनालिसिस होनी चाहिए। जिस तरह हम वफाक के मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि इतनी मिनिस्ट्रीज़ रिडंडेंट है, इसको अबॉलिश होनी चाहिए, सिंध में भी, बाकी के सूबों में भी ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मसलन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, प्राइमरी एजुकेशन अलग है, तो अलग अलग सेक्रेटरीज भी हैं। पहले तो एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, यूनिवर्सिटीज़ का डिपार्टमेंट और अलग है, अलग से कॉलेज के अलावा हायर एजुकेशन के अलग से। तो ये इस तरह से एक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि हम क्या रैशनलाइजेशन करें ताकि हुकूमत की जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आए और वो फिर आप सोशल वेलफेयर में, सोशल सेफ्टी नेट्स में, डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र करें। पैसे हैं, पैसे निकाले जा सकते हैं। मैं जब गवर्नमेंट में था 2010-11 में, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा था, उस वक्त 40 अरब रुपए का एजुकेशन का बजट था, 80 अरब रुपए का। मैंने कहा जी मुझे 40 अरब दे, मैं तालीम ठीक कर दूंगा। पैसों का मसला नहीं है, सिस्टम क्रिएट करने का मसला। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है अपनी जगह पर, कैसे आपने करनी। डॉक्टर साहब, इसमें आखिर में हम बात करते हैं एक बड़ी अहम चीज़ पर जो कि बहुत ज़रूरी, क्योंकि बड़ी डिबेट हो रही है इस पर, और वो ये है कि आर्मी चीफ साहब का भी बड़ा जोर है और बड़ी बात हो रही है इस पर कि एग्रीकल्चर को आप बेस बनाएं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके बहुत सारे मुआशी मसाइल जो है वहाँ से हल हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर में कि जो जितना भी पाकिस्तान का इतना जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है और हम बड़ी मुश्किल में हैं, तो
तो ये इस एक इनिशिएटिव से ठीक हो जाएंगे? देखिए, दरिया सिंध जो है ना, इसने खुराक दिया है पिछले 1000 साल से, मे बी मोर, अभी भी दे सकता है। प्रोडक्टिविटी हमने गिरा दी है, चूँकि पिछले 40 साल में, और 40 साल में दानिस्ता इस्तेमाल करता हूँ, हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। इरिगेशन सिस्टम नाकारा हो चुका है, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, बहुत इसने सॉइल को डैमेज किया है। जो ज़मींदारी का निज़ाम है, कहीं बहुत बड़े ज़मींदार हैं और शेयर क्रॉपिंग है, हारी काम करते हैं, कहीं बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। मतलब मेरे अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 1.5 एकड़ एक जगह है, 2.5 कहीं और है, एक कंसोल। तो ये इस किस्म की बड़े मसाइल है जो एग्रीकल्चर के, जो रिज़ॉल्व नहीं हुए हैं। ऐलानात करने से एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा। इसके जो हम जब शुरू में प्रोफेशन ज्वाइन किया था 1980 में, मैंने ज्वाइन किया तालीम ख़त्म करने के बाद। उस वक्त फार्म मैनेजमेंट स्टडीज़ बहुत होती थी, मुस्तकिल होती थी। मुझे नहीं पता कि पिछले 40 साल में कोई फार्म मैनेजमेंट स्टडी हुई है। वो कहते हैं सर, वो एग्रीकल्चरल कहते हैं जी, हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़ती जा रही है, आपकी आप लैंड वही है, पानी वही है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है मुख्तलिफ जिनसों की ज़रिए वो बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ जाती है, वीट की बढ़ जाती है, कॉटन की बढ़ जाती है। मैंने इसको पूरी एक रिपोर्ट में किया है। किसी एक साल वीट का बम्पर क्रॉप होता है तो उस साल कॉटन डाउन हो जाता है, कॉटन का बम्पर क्रॉप होता है तो शुगर केन डाउन हो जाता है। ये एक गेम ऑफ म्यूज़िकल चेयर्स है, और जो ये नंबर बताते हैं कि इतनी % बढ़ गया, तो ये देखना है कि पिछले साल बढ़ा था, गिरा था। अगर एक ग्रोथ मुस्तकिल 5 साल से ज़्यादा हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये ग्रो कर रहा है। ये ईयर टू ईयर नहीं कर सकते हैं, ईयर टू ईयर नहीं कर सकते। ये आप कहते हैं ये कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, 5 साल का कम से कम होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जो फिर ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात हो रही है कि ये सब चीज़ें काफ़ी सारी ठीक कर देंगे, चले मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो मेरी जाती राय अच्छी बात है, ज़रूर ठीक है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग है, इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कहते हैं फूड सिक्योरिटी का इशू भी रिजॉल्व होगा इससे। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो मौत है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, इसलिए कि जो एक कंपनी होगी, हर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करती है। ब्राज़ील में जब इन्होंने वहाँ पर गैस बायोडीज़ल पैदा किया, गन्ने से डीज़ल बनाया ताकि वो गाड़ियाँ, वहाँ अभी भी चलती है गाड़ियाँ बायोडीज़ल पे, तो बहुत सारा रकबा जो है वो गंदम और बाकी खुराक से निकल के गन्ने में लगा दिया। फूड सिक्योरिटी का इशू हो गया, सब उस तरफ चूँकि वो ज़्यादा पैसा है डीजल में, कैश क्रॉप है, तो हमारे यहाँ भी ये होगा। और हम जब जॉइंट वेंचर करेंगे दूसरे मुल्कों के साथ, तो वो ज़मीन जिस पे हम अपने लिए खुराक पैदा करते हैं, वो चीज़ पैदा करेंगे जो उनको चाहिए, और वो अपना ले जाएंगे। अफ्रीका में उन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये कि 100% आउटपुट हार्वेस्ट जो है, 100% हार्वेस्ट जो है वो उनका प्रॉपर्टी होगी, वो ले जाएंगे, लोकल्स नहीं ले सकते। जो किसान उस पर काम कर रहे होंगे उनका भी हक नहीं होगा उस पर। लेकिन इसमें सर ये बात आई है कि वो कह रहे हैं, और उनका ओपिनियन भी आया है, वो कहते हैं कि जी ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, ये जो रवायती लैंड है इस पर नहीं हो रही, किसी की लैंड नहीं ली जा रही, ये जो बंजर लैंड पहले से पड़ी हुई है हम वो ले रहे हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उनका कहना है। इसलिए जो पहले से फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको टच नहीं करेगा, हम अलग से एडिशनल फूड पैदा करेंगे। इतने 75 साल में बंजर लैंड पे क्यों नहीं काश्त किया गया? इसलिए कि सिर्फ ज़मीन नहीं होता, पानी भी चाहिए। जब ये कॉर्पोरेट फार्म बंजर लैंड पे कॉर्पोरेट फार्म लगाएंगे तो वो इलाका जिसको इस वक्त पानी मिल रहा है वो पानी लेके चले जाएंगे, ये बंजर हो जाएंगे, क्योंकि पानी लामहदूद नहीं है, पानी की शॉर्टेज है। पानी तो यही है, जो पानी तो यही है। वो कह रहे हैं आप बंजर लैंड को, ज़मीन को पानी देंगे तो जो ज़रखेज़ ज़मीन है उससे पानी आप छीन लेंगे। आर्गूमेंट ये है कि जी हम ज़मीन का पानी लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से पानी नहीं लेंगे, बकौल जो आर्गूमेंट आया है। कहानियाँ ऐसे होता नहीं है, चूँकि जहाँ पर बंजर है ज़मीन, जैसे
सिंध का राइट बैंक है, वहाँ तो पानी खारा है। खारा पानी से आप एग्रीकल्चर करना चाहेंगे, पहले आप उसको डिसैलिनेट करें, आरओ प्लांट लगाए, कितना महंगा होगा। वो फिजिबल नहीं हो, वो फिजिबल ही नहीं है ये पर एकड़ फिजिबल। लेकिन हमारा काम नंबर्स देखना है, ये सिर्फ कहानियाँ है, और ये कहानियाँ हम हर 3-4 साल के बाद एक नई कहानी आती है। आज से 4-5 साल पहले सीपेक का बड़ा शोर था, सीपेक आया, ग्रेट गेम चेंजर होगा। अब एक नई कहानी आ गई है, आप देखिएगा कि 2-3 साल के बाद इस पे बात नहीं हो रही होगी, फिर नई कहानी कोई आ जाएगी, कोई नई कहानी आएगी, नई सीरीज आ जाएगी। ये आप रिकॉर्ड चूँकि कर रहे हैं, 3 साल के बाद आप यही इंटरव्यू चलाइएगा। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब अल्लाह, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो मॉडल, लेकिन वो कहते हैं आपके जो अभी की सिंध में आ जाए, पंजाब में तो बड़ी अच्छी है एग्रीकल्चर, बहुत बेहतर है, आइडियल नहीं है तो, लेकिन सिंध में हम लोग प्रोग्रेसिव फार्मिंग है नहीं, हम लोग फ्लड इरिगेशन में जाते हैं जो किसी सूरत में भी इस पानी की सूरत हाल में फिजिबल नहीं है। तो लोग बेहतरी तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते ड्रिप इरिगेशन पे जाते, क्यों नहीं स्प्रिंकलर पे जाते? तो आपका 50% पानी तो वहां से बच जाएगा, तो उस पर क्यों नहीं काम होता? ये भी तो बात तो ठीक है। जमींदारी निज़ाम है ना, वो जमींदार जो रिवायती ज़मींदार है, वो उनको तो घर बैठे पैसे आ रहे हैं, उन्होंने 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ का हिस्सा बना के खेत बांट दिए हैं, वो काश्त करते हैं और जो पैसा आते हैं ले जाते हैं। तो उसमें आपको ये ज़मींदारी निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर आपको ये तो नया सीज़न खुल जाएगा सर, फिर ये हम उस तरफ चले जाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर ज़मींदारी निज़ाम नहीं है, सिर्फ वहीं तरक्की हुई है, सिर्फ ज़राअत की तरक्की नहीं हुई है। ये पूरा हमारी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की रिपोर्ट्स हैं, जहाँ ज़मीन की तकसीम मुनसिफाना है, वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, औरतों की ख़वानदगी भी ज़्यादा है, बच्चों की इनरोलमेंट भी ज़्यादा है, सेहत के इंडिकेटर्स भी ये तो डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात कर दी आपने कि जहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम नहीं है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। सिर्फ खैरपुर और लारकाना को कंपेयर कर लें, खैरपुर में बड़े ज़मींदारियाँ नहीं है, लारकाना में है। खैरपुर के इंडिकेटर लारकाना से बेहतर है। खैरपुर के एजुकेशन नंबर तो अच्छे हैं, ये बात ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स खैरपुर के बेहतर है, क्योंकि लारकाना में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, राइस और ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पानी भी खैर ज़्यादा जाता है वहाँ पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी है। ये सिंध का सोशल डेवलपमेंट जी, सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ये बेहतर होगा, तो ज़मींदारी सिस्टम तो है सर, वो तो हर जगह है, वो तो फिर नहीं, हर जगह नहीं है। सेंट्रल पंजाब में नहीं है, नॉर्दर्न पंजाब में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में। ज़मींदारी सिस्टम आपसे मुराद जो टेनेंसी का जो 53% वाला मामला है उसकी बात कर रहे हैं, या जी खेत मजदूर का सिस्टम जो चलता है उस? अच्छा, पंजाब में तब्दीली आ रही है, पंजाब में भी बड़े बड़े ज़मींदारियाँ हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कमर्शियल फार्म्स में। वो खेत मजदूर पे काम करते हैं कि आए अपना काम करें चले जाएं, ठीक हो गया। उन्होंने शेयर क्रॉपर को निकाल दिया। एक पर्टिकुलर बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी ज़मीन पे मेरा थोड़ा रिसर्च है, मैं उनसे मिला भी था वहाँ जाके उनके साथ। उनके सारे 3000 फैमिलीज़ रहती थी ज़मीन पे, उन्होंने सबको निकाल दिया जी। और अब 800 मज़दूर काम करते हैं, जिसमें 500 पूरा साल काम करते हैं, बाकी 300 सीजनल है, और उनकी प्रोडक्शन में डबल हो गई, वो सब बेहतर हो गई। डॉक्टर साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर आपको तकलीफ दोबारा देते रहूँगा। और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब मौजूद हुआ। ज़मींदारी सिस्टम जो ख़ात्मो थींदो त ह्यूमन डेवलपमेंट बहितरीन दी। इन खां अलावा भी डॉक्टर साहब ॿियूं कोई ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। मोहसिन बबर खे जेको प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।